मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इसी धरती के संतान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री मनोज सिन्हा जी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, सुश्री अनुप्रिया पटेल जी, राज्य सरकार में मंत्री श्री त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के युवा अध्यक्ष और सांसद में मेरे साथी श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, सांसद श्री रामचरित्र निषाद जी, मेयर श्रीमान राम गोपाल जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले काशी वासियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैंने टीवी पर देखा, अखबारों में पढ़ा, कुछ यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने मुझे फोन करके बताया कि हम काशी वालों ने छोटी दिवाली मना ली। उनतीस सितंबर को जब देश की सेना ने पराक्रम किया तो पूरा काशी झूम उठा था। काशी वासियों ने देश के सुरक्षा बलों का जो गौरव गान किया, मां गंगा की आरती को जिस प्रकार से समर्पित किया, यहां के सांसद के नाते आपके द्वारा सेना का इतना सम्मान हो, गौरव हो, तो मेरी खुशियों का कोई पार नहीं रहता। ये आपने जो छोटी दिवाली मनाई थी, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कई वर्षों के बाद 125 करोड़ देशवासी सेना के जवानों को एहसास कराने में सफल हुए हैं कि आप अकेले नहीं हैं। 125 करोड़ का देश आपके पीछे खड़ा है। अब हम बड़ी दिवाली मनाने जा रहे हैं। हम तो अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे, अपनों के बीच खुशियां बांटेंगे, दिए जलाएंगे, अंधेरा हटाएंगे, रोशनी लाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ये तब संभव होता है जब किसी मां का लाल सीमा पर तैनात होकर के हम लोगों के सुख चैन के लिए अपने आप को खपा देता है। और इसलिए छोटी दिवाली मना करके देश को आपने दिशा दी। मैं काशी वासियों से, मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों से
मैं हिंदुस्तान भर के नागरिकों को काशी की धरती से आह्वान करता हूं, इस दिवाली में हम अपनों को जिस प्रकार से शुभकामनाएं देते हैं, हम भी हमारे सेना के जवानों को, हमारे सुरक्षा बलों को दीपावली का संदेश भेज करके उनके प्रति हमारे लगाव का एहसास कराना चाहिए। चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड में हो, चाहे वो इंडो टिबेटियन फोर्स में हो, चाहे वो असम राइफल में हो, चाहे वो बीएसएफ में हो, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, हर कोई 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए तैनात है। इस दीपावली में हम सबकी तरफ से उनको एक संदेश जाना चाहिए। भेजोगे? आवाज उधर से आ रही है, इधर क्या हो गया? भेजोगे? सबको अलग अलग पूछना पड़ रहा है। सब लोग एक साथ बताइए, भेजोगे? कैसे भेजोगे? आप अपने मोबाइल से 1922 1922 इस नंबर पर मिस कॉल करना। वहां आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज से आप नरेंद्र मोदी ऐप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सेना के जवानों को संदेश भेजने के लिए एक जगह है, उससे आप संदेश भेजेंगे, देश के सुरक्षा बलों को आपका संदेश पहुंचेगा। तो 1922 नंबर याद रहेगा? आपको याद रहेगा? कुछ लोगों ने तो कर भी दिया होगा। देश के सुरक्षा बलों को हर पल लगना चाहिए कि हमारी जवानी हम देश के लिए लगा रहे हैं। देशवासियों को हमारे लिए कितना गौरव है, कितना अभिमान है, ये प्रतिपल अनुभव होना चाहिए। सिर्फ बम, बंदूक और गोलियों की आवाज के दरमियान हो, ये काफी नहीं है। दुनिया के कई देशों में अगर सेना के जवान, सुरक्षा बल के जवान हवाई जहाज में जा रहे हो, रेलवे में जा रहे हो और वहां सब पैसेंजर जब उनको देखते हैं, सब खड़े होकर के तालियों से उनका गौरवगान करते हैं और वो वहां से गुजरते रहते हैं। ये सामान्य स्वभाव बना हुआ है। हमारे देश में विशिष्ट परिस्थिति पैदा होती है, पराक्रम की बात आती है, तब तो वो आ जाता है, सब कुछ भक्ति एकदम से उमड़ पड़ती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। सेना के साथ, सुरक्षा बलों के साथ एक आत्मीय, एक गौरवपूर्ण, एक सम्मानजनक नाता जोड़ने का कल्चर हर हमेश बना रहना चाहिए। विशिष्ट अवसरों पर बना रहे, ये काफी नहीं है। और इसलिए मैंने इस बार खास सेना के जवानों को दिवाली का संदेश भेजा है और देशवासियों को भी कहा है कि आप भी मेरे साथ इस संदेश में जुड़िए। भाइयों बहनों,
आज मैं सबसे पहले इन सारे मंत्रियों का, उनके मंत्रालयों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरे जैसे एक सांसद के क्षेत्र में आपने इतनी सारी योजनाएं लागू की और मेरे यहाँ के मतदाताओं की सुविधाओं के लिए आपने इतना बढ़िया बढ़िया काम किया, तो मैं पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं रेलवे विभाग के अधिकारियों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने मेरे स्वभाव को भली भांति समझ करके प्रकल्प को समय से पहले पूरा कर दिया। वरना सरकारें ऐसी होती हैं कि शिलान्यास एक सरकार करती है, उद्घाटन दूसरी या तीसरी सरकार के नसीब में आता है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन वो पत्थर वहीं पड़ा रहता है। ये ऐसी सरकार है जो शिलान्यास भी हम ही करते हैं और उद्घाटन भी हम ही करना चाहते हैं। योजनाएं समय सीमा में होनी चाहिए, निर्धारित बजट में होनी चाहिए। हो सके तो समय भी बचना चाहिए, धन भी बचना चाहिए और काम उत्तम होना चाहिए। ये कल्चर विकसित करने का प्रयास दिल्ली में जो आपने सरकार बिठाई है वो कोशिश कर रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये हर क्षेत्र में होने वाला है। आपने देखा होगा यहां जितने मंत्री हमारे बोले, जितनी आपको कार्यक्रम की योजनाएं बताई, उसके साथ साथ समय भी बताया, क्योंकि मेरा एक आग्रह रहता है, मैं कार्यक्रम में या कोई फाइल पर साइन करता हूं, पूछता हूं जरा पहले ये बताओ पूरा कब करोगे। योजनाएं सिर्फ अखबारों में छपने के लिए नहीं होती हैं, सिर्फ अखबारों में वाहवाही के लिए नहीं होती हैं। योजनाएं जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाएं, इसको कार्यान्वित करने के लिए होती है। और इस सरकार का आग्रह है कि हम जो योजनाएं लाएंगे लागू करके रहेंगे। अब यहां आपने अभी देखा सुकन्या समृद्धि योजना। अब जिस दिन योजना हमने घोषित की होगी अखबार में भी आ गया। कुछ लोगों ने जाना, कुछ लोगों ने नहीं जाना, बात पूरी हो गई। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम पीछे लगे रहते हैं। बताओ भाई, सभी बच्चियों को लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पीछे लगे हो कि नहीं लग रहे हो? देख कर रहे हैं लोग। यहां आपने देखा कुछ परिवारों को गैस सिलेंडर देने का मुझे अवसर मिला। हमें मालूम है गैस सिलेंडर पाना पहले कितनी दिक्कत का काम हुआ करता था। सिफारिश लगानी पड़ती थी, एमपी साहब के अगल बगल में जाना पड़ता था। बड़े बड़े अफसर भी एमपी को पकड़ते थे कि साहब मेरी ट्रांसफर यहाँ हुई है, मैं यहाँ आया हूँ, जरा गैस का कनेक्शन मिल जाए, देखिए ना मेरी मुसीबत है। और एमपी को 25 कूपन मिला करती थी गैस का कनेक्शन दिलवाने के लिए, और वो एमपी 25 कूपन लेकर के घूमता रहता था। उसके पीछे 200 लोग घूमते रहते थे, साहब एक कूपन मुझे भी दीजिए ना। ये सब चला गया। सरकार सामने से गरीबों को ढूंढ रही है, गरीबों के घर को ढूंढ रही है। और मेरा सपना है 3 साल में हिंदुस्तान के गरीब परिवारों के घर में, जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, हर दिन मां के शरीर में खाना पकाने में 400 सिगारेट जितना धुआं जाता है, उन माताओं को उस धुएं से बचाना है, गरीब के घर में गैस का चूल्हा जलाना है, ये कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आज वाराणसी में पाइपलाइन से गैस का कार्यक्रम का शिलान्यास हो रहा है। रसोई घर में
नलके से भी पानी अभी हर घर में आता होगा कि नहीं आता होगा मुझे मालूम नहीं है। अभी भी लोगों को घर के बाहर शायद पानी लेने के लिए जाना पड़ता होगा। मेरी कोशिश है और खास करके काशी की माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अब रसोई घर में ऐसे ही चकली यूं करोगे तो गैस आ जाएगा, खाना पकना शुरू हो जाएगा। निर्धारित समय में सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके एक गैस की पाइपलाइन बिछाने की दिशा में आज कार्य आरंभ हो रहा है। इकोनॉमी में ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व होता है। गैस आधारित इकोनॉमी, फर्टिलाइजर के उत्पादन में गैस की जरूरत होती है और उसके लिए जगदीशपुर हल्दिया ये जो पाइपलाइन का काम था वो तो होना ही होना है, ट्रंक पाइपलाइन। लेकिन उसके साथ हमने देश में 7 शहर, विशेष करके पूर्वी हिंदुस्तान के वाराणसी, रांची, पटना, जमशेदपुर, कटक, भुवनेश्वर, कोलकाता, इन शहरों में पाइपलाइन से गैस देने का हमने तय किया है। उसके तहत आज मेरे संसदीय क्षेत्र के परिवारों के घरों में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की दिशा में काम हो रहा है। इसके कारण यातायात में भी जहां आप पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलाते हैं, अब सीएनजी से गाड़ी चला पाएंगे। पेट्रोल डीजल से सीएनजी सस्ता भी पड़ता है, एनवायरनमेंट को भी फायदा करता है। यहां करीब 20 लाख व्हीकल जो है उसको इसका फायदा मिलेगा जब सीएनजी के स्टेशन लग जाएंगे। और इन सारे क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में जो व्हीकल है इन 7 शहरों में, एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा लाभ होगा। देश को विदेशों से जो पेट्रोलियम लाना पड़ता है उसमें भी आर्थिक रूप से देश की बचत होगी। तो एक ऐसी योजना जो जन सुविधा को भी उपयोगी है, जो भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए भी पर्यावरण की रक्षा करने वाली योजना है। और ये मेरा साफ मत रहा है कि हम सोचे कि भारत का कोई इलाका आगे बढ़ जाए तो देश आगे बढ़ जाएगा, ये संभव नहीं है। देश तभी आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान के हर कोने में विकास हो, विशेषकर हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में विकास हो। चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हो, असम हो, ये सारा क्षेत्र आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनाना है तो हमें इस प्रकार की सुविधाओं से जोड़ना होगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा काशी की संगीत की दुनिया को हेरिटेज में स्थान मिला था। वो काशी के लिए गौरव का विषय था। ये सर्व विद्या का केंद्र है। संगीत की दुनिया में काशी ने देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। उस विरासत को हेरिटेज के रूप में दुनिया के अंदर स्थान मिला। उसी से प्रेरणा लेकर के आज काशी का पोस्टल स्टैंप, और मैं चाहूंगा कि काशी के लोग तो अपनी डाक में ये काशी का ही पोस्टल स्टैंप लगाने की आदत डालें। वो अपने आप में आपका परिचय बढ़ाता है और एक बार पोस्टल स्टैंप जाता है, दुनिया में टूरिज्म के लिए वो एक उपकारक होता है, उसे एक पहचान बनती है, काशी का गौरवगान होता है। बहुत पहले शहरों की डाक टिकट की
कल्पना हुई थी हमारे देश में, लेकिन वो मामला आगे बढ़ा नहीं। हमने काशी को इस काम के लिए चुना, फिर से एक बार शुरुआत हुई है और इसके कारण हमारे इन पुरातन शहर की एक पहचान नए तरीके से दुनिया के सामने पहुंचाने में एक उपकारक काम होगा। आज यहां किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राजा तालाब का प्रोजेक्ट, उसका शिलान्यास हुआ है। हमारे किसान बड़े शहरों के अगल बगल में सब्जी पैदा करते हैं। ये राजा तालाब एक ऐसी जगह है जो पूरब, पश्चिम और उत्तर रोड की और रेल की कनेक्टिविटी के लिए बहुत सेंटर पॉइंट है, और यही इलाका है जहां सबसे ज्यादा हमारे किसान सब्जी और फलों की खेती करते हैं, फूलों की खेती करते हैं। अगर उनको इस प्रकार की सुविधा मिले और उनका ये वेस्टेज बच जाए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए, तो हमारे किसान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ये व्यवस्था ऐसी है जो इस इलाके के किसानों के लिए बहुत उपकारक होने वाली है। वो अपनी मर्जी से, अपने इच्छा से दाम जो मिलेगा तब माल बेच सकता है, तब तक अपना माल सुरक्षित रख सकता है। और सुरक्षा मिल जाए, व्यवस्था मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा से वो कनेक्टेड हो, तो किसान न सिर्फ इस इलाके में, वो कलकत्ता लेकर से दिल्ली तक कहीं पर भी अपनी सब्जियां बेचने के लिए पहुंचा सकता है। और यहां की फूल गोभी वगैरह तो बड़ी प्रसिद्ध है, यहां की चीजें बड़ी स्वादिष्ट है, मां गंगा के आशीर्वाद है यहां की कृषि उत्पादन पर, उसका एक अनोखा टेस्ट भी है। तो इसके कारण एक बाजार में उसकी एक पहचान बनेगी। आज हमारे मनोज सिन्हा जी ने काशी को एक और गौरव दिया। डाक विभाग हमारे देश की बहुत पुरातन व्यवस्था है, और डाकिया, जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, डाकिया हर घर में इंतजार का कारण हुआ करता था। डाक आए ना आए, लेकिन हर परिवार बाहर झोंकता था, डाकिया आके गया तो नहीं ना। अगर बेटा बाहर रहता है तो हर दिन वो डाकिया को याद करती है। डाक की अपनी एक महत्व है। नए स्वरूप में अब डाक का रूप बदल चुका है। हम डाक को बैंकिंग सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। देश में आज जितनी बैंक की ब्रांच है, उतनी ही अकेली पोस्ट की ब्रांचेज है, 1.5 लाख से ज्यादा। वे सब बैंकिंग का काम करेंगी। और उस जब एक नया जोन बनता है, तो यहां की सुविधाओं पर एक विशेष निगरानी बनती है, एफिशिएंसी आती है, परिणाम मिलता है। और वो काम करने के लिए एक क्षेत्रीय व्यवस्था काशी के आसपास के जिलों को जोड़ करके बनी है। ये नया जोन निर्माण किया गया है। आने वाले दिनों में, अब आजकल ई कॉमर्स का मामला बहुत बढ़ रहा है। लोग ऑनलाइन अपनी चीजें खरीदते हैं, लेकिन डिलीवरी के लिए वो एक वक्त दूर नहीं होगा जब पोस्ट ऑफिस डिलीवरी के बहुत बड़े केंद्र बन जाएंगे। आज मनरेगा के पैसे देने हो, स्कॉलरशिप के पैसे देने हो, पेंशन के पैसे देने हो, बैंकों की ब्रांचेज कम है। ये सुविधा बढ़ने के कारण जो बुजुर्ग लोग हैं, विद्यार्थी हैं, विडोज हैं, उनको बैंक से, डाक और बैंक जुड़ने के कारण ये सुविधाएं सरलता से उपलब्ध होगी। ये पेमेंट बैंक होने के कारण व्यापारी आलम को भी अपना कारोबार चलाने के लिए, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए एक नई सुविधा उपलब्ध होगी। तो इस काम को भी आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। रेल हमारे देश की बहुत पुरानी व्यवस्था, लेकिन वो ऐसी फंस गई, उसका उपयोग सिर्फ पार्लियामेंट में जब बजट आता था
और रेल मंत्री हजारों लाखों करोड़ की योजनाएं बनाए, कोई एमपी सुनता नहीं था। लेकिन जैसा ही वे बोलना शुरू करते थे कि फलाने शहर से फलाने शहर तक एक डिब्बा जोड़ दिया जाएगा, तुरंत एमपी तालियां बजाना शुरू करते थे। फलानी जगह पर स्टॉपेज दिया जाएगा, तालियां बजती थी। फलानी जगह पर नई ट्रेन लगाई जाए, तालियां बजती थी। रेलवे बजट इसी पर सीमित हो गया, क्योंकि किस एमपी की कौन से इलाके में ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी, जाएगी या नहीं जाएगी। यहां पर रेल सीमित हो गई। हमने सपना देखा है रेल भारत की, इतना बड़ा नेटवर्क है, लेकिन उसके हाल चाल, रूप, रंग, ढंग पिछली शताब्दी के हैं। रेल को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है, रेल की स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है, रेल को इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन की आवश्यकता है, गेज कन्वर्जन की आवश्यकता है, दूर सुदूर इलाकों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए एक बहुत बड़ा प्लान, और जैसा हमारे रेल मंत्री जी कह रहे थे, आजादी के बाद जितने रुपये खर्च किए गए पिछले 2.5 साल में, मैं कह सकता हूं इतने वर्षों में जितना काम नहीं हुआ, इतने महीनों में रेलवे के पीछे हमने लगाया है। और उसी के तहत ये जब इलाहाबाद डबल लाइन हो जाएगी, नया ब्रिज बन जाएगा, गति भी बढ़ेगी, व्यापार को भी फायदा होगा। और एक बार इस प्रकार की गतिशील इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो जाता है तो आर्थिक गतिविधि भी तेज हो जाती है। ये सिर्फ पटरियों का खेल नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेन दौड़ने वाला खेल नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी को बदल देता है। और इस काम के लिए ये बड़ा अहम कदम आज यहां पर हमने उठाया है और उसका भी लाभ आपके साथ होने वाला है। आज बिजली के लिए भी एक लोकार्पण हुआ। बिजली होती तो है, लेकिन ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि बिजली के कारखाने में बिजली बनने से बिजली मिलती नहीं है। बिजली कारखाना भी लग गया, तार भी लग गए तो बिजली आती, ऐसा नहीं है। जैसे पानी के बहाव को पहुंचाने के लिए डैम की जरूरत पड़ती है या ट्यूबवेल किया तो पानी को ऊपर ले जाकर के टंकी में भरने के बाद पानी पहुंचता है, वैसे ऊर्जा को भी, बिजली को भी इस प्रकार के सब स्टेशन की जरूरत पड़ती है, जिससे बिजली को आगे पहुंचाने के लिए धक्का लगता है। ये बड़ा खर्चीला काम होता है, लेकिन अगर सब स्टेशन की व्यवस्था न हो तो बिजली आती है, जाती है, कभी टीवी जल जाते हैं, कभी मोटर जल जाती है, कभी एसी जल जाता है, फ्लक्चुएशन होता है, स्टेबिलिटी नहीं आती, क्वालिटी पावर नहीं मिलता है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। लेकिन ज्यादातर सरकारों को इस प्रकार के खर्च करने से डर लगता है। उनको लगता है ठीक है, लोग चला लेंगे, बिजली आई नहीं आई वो थोड़े दिन चलाते रहे। नहीं, क्वालिटी बिजली होती है तो आर्थिक विकास का बहुत बड़ा सरल रास्ता हो जाता है। उद्योगकार भी पैसे तब लगाते हैं जब क्वालिटी बिजली मिलती है, आती है, जाती है, पूछते हैं, करते हैं, रहते हैं, हुआ नहीं हुआ तो कभी विकास नहीं होता है। ये जो पावर के सबस्टेशन डाले गए आज, जिसका उद्घाटन हुआ है, वो क्वालिटी पावर की एक गारंटी देते हैं। एक प्रकार से आज इसी एक समारोह में करीब करीब 5,000 करोड़ रुपया का काम काशी की धरती को अर्पित हो रहा है। ये छोटा काम नहीं है। और बड़ी बड़ी योजनाएं मैं कहूं तो आज 7 योजनाएं मेरे काशी वासियों को या तो लोकार्पण के रूप में या शिलान्यास के रूप में आपके सामने मैंने रखी है। एक प्रकार से ये सप्तर्षि है। जैसे आसमान में सप्तर्षि दिशा का काम करते हैं, सप्तऋषि को देख करके समंदर में नाविक अपनी दिशा तय करता है।
पहले के जमाने में जंगलों में रास्ता काटने वाले लोग उन सप्तर्षि को देख करके अपनी राह तय करते थे अंधेरे में। ये सप्तर्षि काशी की विकास की राह तय करने वाला एक अहम कदम आज सप्तर्षि के रूप में आज काशी की धरती को मुझे देने का सौभाग्य मिला है। काशी का अविरत प्यार मुझे मिलता रहा है, भरपूर प्यार मिलता रहा है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि विकास की यात्रा तेज गति से पूरे पूर्वी भारत को बदलने का काम करेगी और काशी अपनी ताकत दिखा के रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।